अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और CSS के हवाले से आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है हाइब्रिड वॉरफेयर। व्यूअर्स, आप इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आज मैं इस पे बात करूँगा ये एक्चुअली हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारी इस बात में इस वीडियो लेक्चर का एजेंडा ये होगा कि हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे हाइब्रिड वॉर का। उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस इसकी बताऊंगा और फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड वॉर किन टूल्स के थ्रू लड़ी जाती है और आखिर में हम बात करेंगे इस हाइब्रिड वॉर को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है। दुनिया में मुख्तलिफ थ्योरिस्ट आए जिनमें प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट जो हैं विलियम लिंड हैं, फ्रैंक हॉफमैन है, जॉन मैकन है और इनके साथ साथ नेटो जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हाइब्रिड वॉर को डिफ़ाइन किया है। इनकी डेफिनेशंस में तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन में जो कॉमनैलिटीज़ हैं हम उनकी बात करते हैं। हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि आज इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर एज है। ये ऐसा दौर है जहां मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो आज तमाम वो मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हुए हैं, उन्हें ये आइडिया है कि हमारे दुश्मन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते तो बहुत ख़तरनाक किस्म के केमिकल वेपन्स हो सकते हैं। तो इसलिए हर मुल्क की कोशिश होती है कि हम अपने दूसरे मुल्क से, दुश्मन मुल्क से डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ना करें। दूसरी बात, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस की हमेशा से फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हाई हुई है। हम अगर अमेरिका के इंटरवेंशन का अफ़गानिस्तान में एनालिसिस करें तो 20 साल में अमेरिका के 760 अरब डॉलर्स सिर्फ अफ़गान वॉर पे खर्च हुए। और तीसरा, डायरेक्ट वॉर में कैजुअलिटीज़ का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। इस वजह से, इन तीन फैक्टर्स की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, हाइब्रिड वॉर ने, जहां पर मुल्कों की कोशिश होती है कि हम अपने दुश्मन से डायरेक्ट ना लड़ें, हम इनडायरेक्टली कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को कमज़ोर कर दें ताकि वो हमारे खिलाफ खड़ा ही ना हो सके। तो इस हाइब्रिड वॉर के दरअसल तीन मकासद होते हैं। नंबर 1, इनडायरेक्ट वॉरफेयर, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। नंबर 2, डीस्टेबलाइज करना अपने राइवल को। और नंबर 3, जो आपके राइवल मुल्क है उनके पॉलिसी मेकर्स को डिस्टर्ब कर देना, उन्हें समझ ही ना आए और वो बेहतर तरीके से अपने मुल्क को रिवाइटलाइज करने के लिए पॉलिसी मेकिंग ही ना कर सकें। इस मकसद से अपने दुश्मन को अंदरूनी सतह पर डीस्टेबलाइज कर देना कि वो दोबारा उठ ही ना सके। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर। और ये कॉन्सेप्ट तभी अचीव हो सकता है जब आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी साइनर्जी के साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक वेल प्लान अटैक करते हैं अपने दुश्मन पे, जो कि सरप्राइज बेस्ड अटैक होता है और नॉन कन्वेंशनल होता है, जिसमें आपका दुश्मन आपके खिलाफ कोई हमला ना कर सके, जिसमें आपके दुश्मन के पास कोई जवाब ना हो आप पे काउंटर अटैक करने का, उसे पता ही ना चल सके कि ये मेरे ऊपर अटैक हुआ कब है, कैसे हुआ है, किस स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, और जिसमें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको प्रेशराइज ना कर सकें, क्योंकि ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन होता है, ये सीक्रेट मिशंस होते हैं, इनमें खुलेआम अपने दुश्मन पे आप हमला नहीं करते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर को मुख्तलिफ थ्योरेटिकल पैराडाइम्स में हम देखते हैं। इसमें दो थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ग्लोबल डोमिनेंस थीरी। ग्लोबल डोमिनेंस थीरी से पहले मैं एक बात करता चलूं कि हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट इमर्ज कब हुआ। हाइब्रिड वॉर के कॉन्सेप्ट में पॉपुलैरिटी तो इस कॉन्सेप्ट की बड़ी 21st सेंचुरी में, लेकिन ये हज़ारों साल पहले से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। एक चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जिनका नाम था सुंग त्ज़ी। उन्होंने ये हज़ारों साल पहले, 1000 साल पहले उन्होंने ये हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने इनडायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने दुश्मन को आप अंदरूनी तौर पर, सतह पर, इनडायरेक्ट टैक्टिक्स के थ्रू कमज़ोर कर दें।
तो इससे हमें इसका ओरिजिन तो नज़र आता है कि ये 1000 साल पहले ये आइडिया तो तब भी पाया जाता था कि आप अपने दुश्मन से डायरेक्ट ना लड़ें, इनडायरेक्टली उसको आप कमज़ोर कर दें। अब हम बात करते हैं पहली थ्योरी की, जो एक्सप्लेन करती है कि आप किस तरह से अपने दुश्मन के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ सकते हैं, कामयाबी से लड़ सकते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी, और मैकेंडर नामी एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि इस टाइम पर ये दरअसल अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं, और ये कहते हैं कि अगर अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है तो अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन रशिया को कमज़ोर करना होगा, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के थ्रू नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के थ्रू। इनका ये मानना है कि इस टाइम जो मुल्क दुनिया में इन्फ्लुएंस अपना कायम करना चाहता है, उस मुल्क को चाहिए ये जो यूरो एशियन रीजन है उसमें अपना इन्फ्लुएंस कायम करे। यूरो एशियन रीजन, हम उस रीजन को कहते हैं जो रशिया लाइक करता है, और उस यूरो एशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए सबसे पहले अमेरिका को चाहिए कि वो ईस्टर्न यूरोप को अपने इन्फ्लुएंस में ले, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप गेटवे है टू यूरो एशियन रीजन, टू रशिया। तो ये जो साहब हैं, ये जो थ्योरिस्ट हैं, ये अमेरिका को एक मशवरा देते हैं कि अगर आप ईस्टर्न यूरोप पे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं तो आप इनडायरेक्टली रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप रशिया को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं तो ये हार्टलैंड है एशिया का, आप पूरी दुनिया को के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काबू पा सकते हैं। और रशिया को कमज़ोर करने का तरीका ये है कि रशिया के आसपास वाले जो ममालिक हैं, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उसके साथ साथ रोमानिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, आप ऐसा करें इन मुल्कों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एरप्ट करवा दें। जैसे जैसे इन मुल्कों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होंगे, प्रॉक्सी वॉर्स खड़ी होंगी, सिविल वॉर्स खड़ी होंगी, तो ये मुल्क जो कि बफर जोन है, जिन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है रशिया को, जैसे जैसे ये कमज़ोर होना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता रशिया को एक डर पैदा होगा, और रशिया जो अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ बना रहा है वो डिफेंसिव पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले आप रशिया के आसपास वाले ममालिक में जो कि प्रोटेक्शन है रशिया के लिए, जिनमें रशिया का कल्चर इन्फ्लुएंस करता है और रशिया सिक्योर हुआ इन ममालिक की वजह से, सबसे पहले आप उन ममालिक में इनडायरेक्ट वॉरफेयर स्टार्ट करवा दें, वहाँ सिविल वॉर्स करवा दें, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ को लड़वा दें, ताकि ये ममालिक डिस्टर्ब हों, डिस्टेबलाइज हों, और आहिस्ता आहिस्ता आप इन मुल्कों को पे इन्फ्लुएंस करके आहिस्ता आहिस्ता रशिया को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप रशिया पे काबू पाकर उसे इनडायरेक्टली तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी, जिसकी बुनियाद है रशिया को कमज़ोर करना इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के थ्रू, ना कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के थ्रू। एक और थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि वो डोमिनेंस, ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है, तो वो सिर्फ रशिया को ही काउंटर ना करे, वो रशिया के साथ साथ जो इमरजेंस है चाइना की, चाइना को भी कमज़ोर करे इन्हीं इनडायरेक्ट टैक्टिक्स के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी। ये पहला थ्योरेटिकल पैराडाइम है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आप जो है कामयाबी से हाइब्रिड वॉर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं। एक और थ्योरी है वार्डन्स 5 रिंग थ्योरी। वार्डन्स 5 रिंग थ्योरी ने 5 रिंग्स बनाए हैं और 5 फैक्टर्स उसने बताए हैं कि एक मुल्क में 5 फैक्टर्स होते हैं जो मुल्क चलाते हैं। नंबर 1, पहला रिंग है लीडरशिप, उसके बाद जो रिंग है सिस्टम, उसके बाद जो रिंग है ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो रिंग है पॉपुलेशन, उसके बाद जो रिंग है मिलिट्री स्ट्रेंथ। इन 5 चीज़ों से मिलकर एक मुल्क की स्ट्रेंथ बनती है। अच्छी लीडरशिप, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी पॉपुलेशन, अच्छी मिलिट्री एंड और अच्छा सिस्टम, उस मुल्क की गवर्नेंस। वार्डन्स 5 रिंग थ्योरी कहती है कि अगर आप एक मुल्क के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ना चाहते हैं तो आप इन 5 रिंग्स में से, इन 5 फैक्टर्स में से सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उसको हिट करें। आप पॉपुलेशन के अंदर एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू आप उस पॉपुलेशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लें। आप उस पॉपुलेशन को उसकी रियासत, उसकी लीडरशिप और उसकी मिलिट्री के खिलाफ खड़ा कर दें।
तो क्या होगा, आपने पॉपुलेशन के रिंग को इन्फ्लुएंस किया, उस रिंग से मिलिट्री डिस्टर्ब हो गई, लीडरशिप डिस्टर्ब हो गई। तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। जब आपने पॉपुलेशन को उसकी लीडरशिप और उसकी मिलिट्री के खिलाफ खड़ा कर दिया तो वहां दो सिनेरियोज हो सकते हैं। नंबर वन, एक ये लीडरशिप और मिलिट्री उस पॉपुलेशन को सप्रेस करने की कोशिश करेगी तो मुल्क में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, मुल्क खुद ही टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में ऐसे ही हुआ ना, बशारुल असद ने पॉपुलेशन को सप्रेस करने की कोशिश की, एक सिविल वॉर शुरू हो गई और पूरे का पूरा सीरिया डिस्टेबलाइज हो गया। तो उस सिनेरियो में भी आप कामयाब हो गए हाइब्रिड वॉर में। दूसरा सिनेरियो कि लीडरशिप पॉपुलेशन के प्रेशर में आकर वो खुद ही इक्तदार छोड़ दे, तो क्या हुआ, रिजीम चेंज हो गया, वो गवर्नमेंट ही चलेगी जो आपके खिलाफ थी, तब भी आपका मकसद पूरा हो गया। तो आपने इन 5 रिंग्स, ये 5 रिंग्स बनाए गए इस थ्योरी में, आपने इन 5 रिंग्स में से एक रिंग को छेड़ा, पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया, उस पॉपुलेशन को दूसरे रिंग्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। उस पॉपुलेशन ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। प्रोटेस्ट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, सारा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, एक रिंग जाया हो गया। पॉपुलेशन रिंग को आपने काबू किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिंग तोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिंग के साथ साथ उन्होंने जो है सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। तीसरा रिंग भी तबाह हो गया। और फिर चौथा और पांचवा रिंग मिलिट्री और लीडरशिप। तो उनके मैंने 2 सिनेरियोज बता दिए, या वो इनको रेबेल करने के लिए इनके खिलाफ खड़े होंगे, इनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो इनके आगे घुटने टेक देते हैं तो मुल्क में रजीम चेंज हो जाएगा। तो आपने कामयाबी से एक मुल्क के अंदर हाइब्रिड वॉर लड़ ली, इन 5 एलिमेंट्स को आपस में लड़वा कर, इनको डिस्टर्ब करके। दिस इज द थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ हाइब्रिड वॉर। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड वॉर मजीद किन टूल्स के थ्रू लड़ी जाती है, वो कौन से इनडायरेक्ट टैक्टिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने दुश्मन मुल्क को कमज़ोर करते हैं। नंबर 1, कलर रेवोल्यूशंस। कलर रेवोल्यूशंस ऐसे रेवोल्यूशंस हैं जहां पर आप अपने दुश्मन मुल्क में पॉपुलेशन को इंस्टिगेट करते हैं, और वो पॉपुलेशन करप्शन के खिलाफ, अपनी लीडरशिप के खिलाफ और रजीम चेंज के लिए वो सड़कों पर निकल आती है, और बड़े लेवल पर मैस प्रोटेस्ट होते हैं जो कि वायलेंट भी हो सकते हैं और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अरब स्प्रिंग की एग्जांपल दी, तो अरब स्प्रिंग भी एक तरह का रेवोल्यूशन था। तो कलर रेवोल्यूशन आपने अक्सर सुना होगा हिस्ट्री में, ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, येलो रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन कुवैत में आया। ये तमाम रेवोल्यूशंस उन मुल्कों में आए जो मुल्क एक टाइम पर सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुए, और जब अलहदा हुए तो उन मुल्कों में डिक्टेटर्स आ गए। इन मुल्कों की पॉपुलेशन उन डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ी हुई और मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस लेके आई। यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था, ब्लू रेवोल्यूशन कुवैत में आया था, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन रेवोल्यूशंस के पीछे बड़ी ताकतें होती हैं जो अपने इंटरेस्ट अचीव करना चाह रही होती हैं। ख़ास तौर पे चाइना और रशिया और वियतनाम, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इन कलर रेवोल्यूशंस को कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको सपोर्ट करती हैं। इनका मकसद होता है अवाम को इंस्टिगेट करना उनके लीडरशिप के ख़िलाफ़, और जब अवाम प्रोटेस्ट के लिए निकल जाए तो असल मकसद होता है रजीम चेंज। तो एक तो टैक्टिक और मेथडोलॉजी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो तरीका है अपने दुश्मन मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, नंबर 1 कलर रेवोल्यूशन, नंबर 2 इंसर्जेंसी और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। इसमें टेररिज्म आता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आती हैं, नॉन स्टेट एलिमेंट्स आती हैं। जब एक मुल्क नॉन स्टेट एलिमेंट्स का सहारा लेता है और अपने दुश्मन मुल्क को के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को लॉन्च करता है, तो वो मुल्क जो है बड़ा इजीली कोलैप्स कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, लश्कर-ए-जंगवी, बीएलए जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक लीवरेज की। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक लीवरेज, जिसमें आप सैंक्शंस लगाकर, एक मुल्क सैंक्शंस लगाकर, एक मुल्क आईएमएफ लोन देकर, एक मुल्क एक फॉरेन एड देकर दूसरे मुल्क को इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, क्योंकि हम आईएमएफ से लोन लेते हैं। अमेरिका आईएमएफ को डिक्टेट करता है पाकिस्तान को लोन देना या नहीं देना। और रिसेंटली आपने देखा कि हम एफएटीएफ के अंदर ग्रे लिस्ट हुए हैं। अमेरिका ने हमें ग्रे लिस्ट करवाया हुआ है ताकि हम अमेरिका की
इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सकें इन अफ़गानिस्तान, इसी तरह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर, ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं उन मुल्कों को कमज़ोर करने के लिए। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं। इनके साथ साथ साइबर अटैक्स का मतलब कि आपके मुल्क की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है, आपके मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम में वायरस डाल दिया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ये आपके मुल्क को कमज़ोर करती हैं। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिक है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया वॉरफेयर, कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वेव चले, सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स के थ्रू एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उस मुल्क के कल्चर के ख़िलाफ़, सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़। आप अक्सर देखते हैं इंडियन मूवीज़ में हमेशा मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है। आप अक्सर वेस्टर्न जो अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो उसमें आपको हमेशा रशियंस नज़र आएंगे, स्पाइज़ उनको दिखाया जाता है, उनको एस्पियोनेज करते हुए दिखाया जाता है, एक नेगेटिव उनका एलिमेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो प्रोपेगेंडा है, ये वो चीज़ें हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग है अगेंस्ट द स्पेसिफिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये वो चीज़ें हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं और फिर लोग अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक स्पेसिफिक कल्चर को बुरा समझने लग जाती है। इस्लामोफोबिया हमारे पास इसकी एक मिसाल है। तो ये तमाम वो टैक्टिक्स हैं जिनके थ्रू हाइब्रिड वॉर बड़ी कामयाबी से लड़ी जाती है। आखिर में हम बात करते हैं DDR अप्रोच के हाइब्रिड वॉर को काउंटर कैसे किया जाए। इसके लिए DDR अप्रोच है। DDR अप्रोच में सबसे पहले तो है डिटेक्ट, नंबर 2 डेटर एंड नंबर 3 रिस्पॉन्ड। कि सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट करना है कि आपके खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ी कैसे जा रही है। उसमें सबसे पहले एक मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लूप होल्स देखे कि उस कौन कौन सी लूप होल्स हैं, प्लस अपनी गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। अपने लोगों को एतमाद में ले ताकि लोग मुख्तलिफ फ़ॉरेन हाथों में वो फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके हाथों में ना आ सकें, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सकें। अगला है डेटर। डिटेक्ट के बाद है डेटर। डेटर का मतलब अपने दुश्मन को खौफज़दा करना, उसको रोकना, उसके लिए डिटरेंस क्रिएट करना कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर सके। इस मकसद से सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ इस टाइम हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, खुफिया वॉर लड़ रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉबिंग करनी चाहिए ताकि आप उनको अपने मकासद में कामयाब ना होने दें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशराइज़ करें कि वो सैंक्शंस लगा सकें ऐसे मुल्कों पे जो इसमें मुलव्विस हैं। और आखिर में रिस्पॉन्ड। आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? आपने रिस्पॉन्ड करना है अपनी इंटरनल डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करके, अपने लोगों को फैसिलिटेट करके, अपनी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी बनाकर, ताकि कोई मुल्क भी जो है वो आपके ख़िलाफ़ इस तरह की वॉर में मुलव्विस ना हो सके और आपको नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।